हेलो बच्चों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का रैंकर एजुकेटर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से हम लोग मिल चुके हैं वापस से अपना अगला सेशन लेकर के। और आज के सेशन में जो हमारा पीछे का जो कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे। पीवाईक्यू में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। ये आइडिया भी लग गया था कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से किस क्वेश्चन पे हमें अप्रोच करना है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम सीखेंगे जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग सीखेंगे। उससे पहले कुछ थोड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को मैं देना चाहूंगा, जो कि आप लोगों के काम की है, तैयारी के लिए है और तैयारी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सीयूईटी यूजी की तैयारी चालू हो चुकी है और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं हमारे रैंकर एजुकेटर के ऑफलाइन ब्रांच पे वाराणसी में, जो कि स्टेब्लिश्ड है। और यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन भी अब स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन बहुत पहले का चल रहा है, ऑनलाइन अब स्टार्ट हो चुका है। और इस ऑनलाइन में आप लोग इनरोल कर सकते हैं, इवन आप ऑफलाइन में भी इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे बैचेस बनते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बैचेस बनाए जाते हैं। तो आप ऑफलाइन में भी इनरोल कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, ये सारी चीजों के लिए आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। कोई भी इंक्वायरी है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं, सब कुछ के लिए वो अवेलेबल। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, जो पुराने बच्चे हैं वो तो जान रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि ऑनलाइन में ये सारी फैसिलिटीज हम लोग देते हैं। ऑफलाइन में तो सारी सारी फैसिलिटीज मिलती ही है। कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन में बच्चों की समस्या रहती है कि सर डाउट सेशन कैसे लेंगे। तो हमारे यहाँ ऑनलाइन डाउट सेशन भी अवेलेबल है। वो क्या है, ऑनलाइन डाउट सेशन भी अवेलेबल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ऑनलाइन डाउट सेशन अवेलेबल है। जो आपके कोर्स की फी होगी उसी में सब कुछ होगा, अलग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है। लेक्चर तो होगा ही। करना क्या है, आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, इनरोल करना है, और अगर बीच में कोई क्वेरी आती है तो इस नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि आप कैसे रैंकर से एजुकेटर से जुड़ सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, यहाँ पे तो हम जुड़ ही सकते हैं। इसके अलावा भी हम अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। वो तरीका जानने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और हम यूट्यूब पे तो अवेलेबल हैं ही। तो शुरू करते हैं। जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस है, लाइक जहां तक हमने कल क्वेश्चन किया था उसके बाद आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, छोटा छोटा सेशन रखेंगे, ज्यादा लंबा सेशन रखेंगे। केमिस्ट्री है, ठीक है, आप ना झेल पाओगे, ठीक है, और ना ही हम आपको जबरदस्ती कर सकते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। 14 क्वेश्चन हो गए थे, 15th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और ये पीवाईक्यू है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग सीयूईटी की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। और सीयूईटी की जर्नी में सबसे पहले हम लोगों ने माइंड मैप देखा था, और अब हम स्टार्ट कर दिए हैं पीवाईक्यू सॉल्व करना। इसके बाद हम अपने थियोरी की तरफ बढ़ेंगे कि जो केमिस्ट्री में थियोरी का नॉलेज होता है वो किस तरीके से हमें पढ़ना है, समझना है, वो चीजें हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से किस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है और क्या अप्रोच हमें रखना है। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। आज हम 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जहां तक हो सकेगा आज के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन, इसको कोशिश करिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.4H2O precipitates silver chloride when treated with silver nitrate. The molar conductance of its solution corresponds to a total of 2 ions. What is the formula of the compound? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, कुछ एक कंपाउंड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट कर रहा है। जब उसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है, और द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स सॉल्यूशन करस्पॉन्ड टू ए टोटल ऑफ 2 आयंस। ठीक है, टोटल 2 आयंस उससे निकल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, एक क्रोमियम चाहिए होगा। ठीक है, हमें फॉर्मूला ये बताना है कि फॉर्मूला में हमें क्या क्या मिलना चाहिए। तो हमें एक क्रोमियम मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर इसको हम लोग ऐसे करें, तो अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की संख्या होगी 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन की संख्या होगी 3। और अगर हम H2O की संख्या की बात करें तो H2O होगा 4। तो ऐसा कंपाउंड देखना है जो जिसमें हमें ये सारी चीजें अवेलेबल हो। ठीक है,
तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक क्रोमियम है, H2O4 और क्लोरीन 3, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब चारों ही ऑप्शन में ये चीजें अवेलेबल है, ठीक है, चारों ही ऑप्शन में ये चीजें अवेलेबल है। अब हम कहाँ जाएंगे, जो हमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट। जब भी कभी वो सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट किया जा रहा है तो सिल्वर क्लोराइड वो दे रहा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक क्लोरीन हमें स्फीयर से बाहर चाहिए होगा, एटलीस्ट एक जो क्लोरीन होगा ना आउटसाइड स्फीयर होना चाहिए। कहां होना चाहिए, आउटसाइड स्फीयर, कॉम्प्लेक्स के बाहर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर बाहर कॉम्प्लेक्स के रहेगा तभी वो आयंस के फॉर्म में बन पाएगा और वो रिएक्ट कर पाएगा सिल्वर नाइट्रेट से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये भी क्लोरीन क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास बचा फर्स्ट और फोर्थ, इन दोनों में कौन सा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक क्लोरीन तो बाहर होना ही चाहिए, तो इसमें एक क्लोरीन बाहर है और इसमें 3 क्लोरीन बाहर है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन दोनों में। तो अब हम अपने आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चंस की तरफ। ये कह रहा है कि इफ इट्स सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्ड टू टोटल ऑफ 2 आयंस, मतलब ऐसे होने चाहिए कि एक तो स्फीयर के बाहर हो ही हो क्लोरीन, और जो बाकी के आयंस जितने बन रहे हैं वो सिर्फ 2 आयन बनने चाहिए। कितने आयन बनने चाहिए, 2 आयन बनने चाहिए। तो अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो इसमें टोटल आयंस कितने बनेंगे, 3 क्लोरीन का और एक कॉम्प्लेक्स का, तो इसमें टोटल 4 आयन बन जा रहा है। बाबू कितना आयन बन रहा है, 4 आयंस बन जा रहे हैं, 4 आयंस बन जा रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो एक क्लोरीन का और एक कॉम्प्लेक्स का टोटल आयंस कितने बन रहे हैं, 2। टोटल आयंस कितने बन रहे हैं, 2 आयंस बन रहे हैं। तो हमें सारा चीज इस ऑप्शन में मिल जा रहा है, फोर्थ वाले में। तो ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, एक क्रोमियम वो भी है, 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन भी है, 2 1 3, H2O4, H2O भी 4 है, और ये कह रहा है कि ऐसा एक क्लोराइड होना चाहिए जो कि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर सके। क्लोरीन एक ऐसा होना चाहिए जो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर सके। तो एक स्फीयर से हमें बाहर भी चाहिए था, तो स्फीयर से बाहर भी मिल गया। टोटल 2 आयन मिलने चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2 आयंस भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, एकदम धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए कहां से कहां हम लोग गए हैं, ठीक है। स्टार्ट किए कि हमें क्या क्या चाहिए, फॉर्मूले में पूछा है, फॉर्मूला हमें, तो फॉर्मूले में हमें ये चीजें चाहिए थी। फिर हमें एक क्लोरीन आउटसाइड स्फीयर चाहिए था, वो ढूंढे हम, तो इन दोनों में मिला। अब उसके बाद हम ढूंढे कि 2 आयंस कहां पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 आयंस मिल रहे थे, यहाँ पे 2 आयंस मिल रहे थे, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस से हमें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। अब अमीन्स के लिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना बाबू, इसका कंडीशन थोड़ा वो है, उम्दा है, मजेदार है, ठीक है, काफी मजेदार है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो अमीन्स के केस में क्या होता है, आप लोगों को पता है, अमाइंस के केस में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो होते हैं एलिफैटिक होते हैं। एलिफैटिक अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है अमोनिया होता है, और उसके बाद एरोमेटिक अमीन, ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स, यहां पर भी एलिफैटिक अमीन्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एलिफैटिक, तो इन चारों में हम देखेंगे कि एलिफैटिक कौन सा है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ए वाला, ये ए है ना, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है ये एलिफैटिक है, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, CH3 NH CH3, तो ये क्या है, एलिफैटिक है, स्ट्रेट चेन में है, एरोमेटिक तो है नहीं, ठीक है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और कैसे बताना है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा हो जाएगा ए का, उसके बाद किसका होगा भाई, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद अगर हम देखें तो इन 3 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तीनों ही एरोमेटिक है कि नहीं। तो अब जब तीनों एरोमेटिक है तो देखेंगे कि इनके साथ में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। तो CH3 जो होगा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और प्लस आई इफेक्ट लगाने की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा बी और सी से, ठीक है। यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस आई लग गया है तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो बी के बाद डी हो जाएगा। ठीक है, और डी के बाद क्या होगा, सी और बी में हम लोग आते हैं। सी और बी में केस क्या है कि ये इसके साथ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है और इसके साथ माइनस आई लगा हुआ है। ठीक है, तो जब इसके साथ ये माइनस आई लगा हुआ है तो ये इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इससे, मतलब ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, तो सी वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा किससे, बी वाले से। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें जिसमें ए डी सी बी हो, ए डी सी बी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में ए है, ए के बाद यहाँ पे बी है तो ये भी नहीं होगा, ए के बाद डी है, सी है, बी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई समस्या, कोई परेशानी? कॉन्सेप्ट वही रहेगा, देखिए एलिफेटिक सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद अमोनिया, अमोनिया हमें कहीं दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, एरोमेटिक अमीन्स की तरफ जाएंगे। एरोमेटिक अमीन में भी अब हम लोग देखेंगे क्या कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो हाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, एनिलीन है, सिंपल एनिलीन है। तो यहाँ पे जो अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो प्लस आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ फेलिंग ए सॉल्यूशन और फेलिंग बी सॉल्यूशन। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब दो सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कहां पे पढ़े थे, कहां पे पढ़े थे भाई, फेलिंग सॉल्यूशन कहां पे पढ़े थे, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो चैप्टर, तो उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो फेलिंग दो प्रकार का होता है, एक फेलिंग ए और एक फेलिंग बी। ठीक है, तो फेलिंग ए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, कॉपर सल्फेट का, और अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। ठीक है, फेलिंग ए जो होता है एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमें एक्वस चाहिए किसका, कॉपर सल्फेट का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यहां तक तो सही है, एंड एसिटिक एसिड रिस्पेक्टिवली नहीं, बी में तो एसिटिक एसिड नहीं होता है भाई। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फॉर्मिक एसिड नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये तो मिल गया हमें, गुड। उसके बाद अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला अल्कलाइन रहेगा और ये वाला एक्वस रहेगा। कॉपर सल्फेट जो है वो क्या है, एक्वस है, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या है, अल्कलाइन है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट बताना है भाई, क्या होगा। ठीक है, चलिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें हम लोग, तो कुछ इस प्रकार से मोल लीटर सेकेंड और इज इक्वल टू के मोल पर लीटर। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें ढंग से तो मोल हो जाएगा, लीटर सेकेंड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर। तो यहां से जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो K इज इक्वल टू 1/S आ जाएगा, मतलब इसका जो रेट कांस्टेंट आएगा पर, अरे जो रेट कांस्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, अरे ये पेन इधर उधर क्यों कर रहा, पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं है क्या पर सेकेंड, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पर सेकेंड हमें देखने को मिल गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट किए ये आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री की चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पर सेकेंड आता है वो। ठीक है, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग अगर नहीं याद आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन देयर रेट लॉज अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शन इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर।
ठीक है, क्या पूछ रहा है? रिएक्शन इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ, रिएक्शन ऑर्डर बताना है भाई, आसान तो है, आसान तो है। क्या करना है? इसके कंसंट्रेशन के पावर को ऐड कर देना है। क्या करना है? कंसंट्रेशन के पावर को ऐड कर देना है, -1। कितना आ जाएगा? 1.5 -1 0.5 आ जाएगा इसका, पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या आएगा भाई? 1 + 1/2 कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है, 1.5। तीसरे वाले का कितना आ जाएगा? 1 है, ये 1 है और ये 0 है, तो 1 + 0 कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 + 3/2। ठीक है, तो 4/2 = 2। ठीक है, किस ऑर्डर में पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा 2 वाला होगा, 2 मतलब डी, उसके बाद 1.5, 1.5 किसका है? बी वाले का है, डी के बाद बी, उसके बाद 1 किसका है? सी का है, तो सी, और उसके बाद 0.5। ठीक है, 0.5 तो ए हो जाएगा। तो डी बी सी ए, डी बी सी ए कहीं पर है क्या? डी बी सी ए गलत, डी सी बी ए गलत, डी बी सी ए ये वाला सही है। डी का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि जो इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करना है? जो कंसंट्रेशन का पावर है उसको सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट कर लिए? चलिए, थोड़ा सा अगर फास्ट हो रहा होगा तो आप अपने हिसाब से स्लो कर लीजिएगा, अगर स्लो हो रहा होगा तो अपने हिसाब से फास्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन करना हमारा मेन मकसद है और भटकना नहीं है इधर उधर कहीं। पहले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे कि नहीं भाई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसके बाद ही हम तैयारी कर पाएंगे ना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब ये तो है ना, ये तैयारी करने चल दिए तो कर रहे हैं बस, अब क्या कर रहे हैं नहीं पता। ठीक है, तो ये गड़बड़ है मामला। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। 19th क्वेश्चन हो गया आपका। हाँ, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसिटाइल अंडरगोज ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, ब्रोमिनेशन हो रहा है, ब्रोमिनेशन हो रहा है किसका? एसिटाइल का। ठीक है, तो सिंपल हम ब्रोमीन वाटर लेकर के ब्रोमिनेशन करेंगे, लेकिन यहां पे एक प्रेजेंस दे दिया है किसका? एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन होगा, कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन। अब क्या होता है कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन और ब्रोमिनेशन? ये चीज आप लोग जानते हैं अच्छे से, इसमें जीरा करने की जरूरत तो है नहीं, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर ब्रोमिनेशन करेंगे हम लोग एसिटाइल का, तो सिर्फ अगर सिंपल ब्रोमिनेशन करते हैं, सिंपल ब्रोमिनेशन करते हैं, तो वहां पे चांसेस ये हैं कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एसिटाइल बनेगा, अगर सिंपल ब्रोमिनेशन करेंगे तब। लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करते हैं तो जो हमारा एसिटाइल होता है ना, एसिटाइल, ठीक है, ये क्या होता है बाबू? ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड लग जाने की वजह से वहां पे क्या होगा? कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन होगा, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वही बनेगा, और मेजर इस केस में बनता है पैरा। ठीक है, पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेजर प्रोडक्ट पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि पैरा कहीं मिल रहा है क्या? मेटा नहीं होगा, पैरा, हाँ ये वाला सही हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एसिटाइल बनेगा, ऑर्थो ब्रोमो एसिटाइल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे एसिटाइल से हम लोग क्या कर दिए? ब्रोमिनेशन कर दिया, और उसका अगर हम लोग कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, एसिटिक एसिड का प्रेजेंस दे दिया है। अगर ये एसिटिक एसिड नहीं होता तो एसिटिक एसिड क्या कर रहा है? उसको कंट्रोल में रह रहा है। ठीक है, कंट्रोल में रह रहा है, इधर उधर भटकने नहीं देगा, जाइएगा नहीं 2,4,6 इधर उधर कहीं। ठीक है, जहां जाना है वहीं जाइए, एकदम पैरा डायरेक्टिंग तो पैरा डायरेक्टिंग, कान पकड़ के ऐंठ के एकदम जाओ भाई जगह पे, तुम अपने इधर उधर नहीं भटकना है। तो पैरा ब्रोमो एसिटाइल बनेगा। चलिए,
जियोमेट्री का क्वेश्चन आ गया भाई, जियोमेट्री ऑफ निकिल, साइनाइड दिया हुआ है और निकिल क्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकिल होगा, निकिल जो होगा यहाँ पे दोनों पे ही निकिल क्या है, +2 चार्ज है। निकिल पे क्या है, +2 चार्ज है। ठीक है, तो जब निकिल पे +2 चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s2 का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा 3d 8। ठीक है, 3d 8, 8 ही होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइनाइड है वो क्या है, Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL। ठीक है, अब SFL होने की वजह से क्या है, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, इस केस में पेयरिंग हो जाएगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और इसमें जो अगर हम लोग बात करते हैं कि एक जो इसका पेयरिंग होने की वजह से एक जो इसका d ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाता है, और वैकेंट होने की वजह से अगर हम लोग बात करें ऐसा कुछ होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन Cn जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाता है। ठीक है, ये एक जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, DsP2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो गया उसके हाइब्रिडाइजेशन में, वैकेंट हो गया। तो जब वैकेंट हुआ तो यहाँ पर भी वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, DsP2 आएगा। ठीक है, तो ये जो होता है वो DsP2 के केस में स्क्वायर प्लेनर बना देता है। क्या बना देता है, स्क्वायर प्लेनर बना देता है। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर और लो स्पिन हमें ढूंढना है, किसके लिए, इस कंपाउंड के लिए, हमें पहले वाले के लिए स्क्वायर प्लेनर ढूंढना है। टेट्राहेड्रल नहीं होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, लो स्पिन होगा, शाबाश। ठीक है, और इसमें क्या है, स्क्वायर प्लेनर हाई स्पिन, तो ये भी नहीं होगा। ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगर ये सही हो गया तो ये भी सही ही होगा। देख लेते हैं टेट्राहेड्रल क्यों होगा, क्योंकि ये हाई स्पिन है। हाई स्पिन क्यों होगा, क्योंकि ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के केस में पेयरिंग नहीं होता है, तो इसका स्पिन जो होगा वो हाई हो जाएगा। पेयरिंग नहीं होगा तो स्पिन हाई हो जाएगा, और स्पिन हाई होगा तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, sp3 आएगा। और sp3 आएगा तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, आपको पता है। ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। सॉरी, स्ट्रक्चर नहीं, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, हाई स्पिन रहेगा ही क्योंकि क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन है, और जो क्लोरीन होता है वो लो फील्ड लिगेंड होता है, जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ। इसको थोड़ा सोच के करिए, सोच के करिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं। ठीक है, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ। क्यों होता है भाई, बिल्कुल पहला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन तो सही है, रेजोनेंस इफेक्ट तो लगता है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कीटायन ना, ये तो नहीं लगता है। फिनाइल कीटायन की स्टेबिलिटी तो नहीं लगता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ sp2 कार्बन अटैच टू हेलोजन, ये भी सही है। sp2 कार्बन अगर अटैच है हेलोजन से तो वहां पर भी जो एराइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो लो हो जाती है। रिपल्शन बिटवीन बेंजीन रिंग एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, दो तो इंपॉर्टेंट है इसमें, रेजोनेंस इफेक्ट और रिपल्शन बिटवीन बेंजीन रिंग एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ए और डी तो पक्का है, सी भी होता है, चूंकि sp2 कार्बन अटैच होता है इस वजह से वो भी हो जाता है। तो हम देखेंगे कि जिसमें ए सी और डी होगा, ठीक है, ए सी और डी, ठीक है, तो ये हमें पहला ही ऑप्शन में मिल जाता है, ए सी और डी। ठीक है, तो ये इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। क्या ए बी सी होगा, क्या बी तो एकदम नहीं होगा ना, बी तो एकदम नहीं होगा।
ठीक है, बी इसमें भी है ये भी नहीं होगा, बी इसमें भी है ये भी नहीं होगा, तो बी तो जिसमें है वो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो 3 ऑप्शन खटाक से कैंसिल। ठीक है, समझ में आया? ओके ओके, ठीक। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, लैक्टोज क्या होता है भाई? लैक्टोज क्या होता है? इसको हम जनरली डाइसेक्राइड कहते हैं या फिर ओलिगोसेक्राइड के कैटेगरी में रखते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़े हैं। और जब भी कभी लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है, जब ये लैक्टोज टूटता है ना बाबू, तो ये क्या होता है, ये गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज देता है। क्या देता है? ग्लूकोज देता है। ठीक है, और ये जो हमारा होता है मिल्क में प्रेजेंट होता है, लैक्टोज, लैक्टोज शुगर जो होता है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है, और जब टूटता है तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज देता है। ठीक है, तो कहीं गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज है क्या? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, ये तो कैंसिल हो गया, गैलेक्टोज ग्लूकोज। अच्छा ओके, तो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। फर्क क्या है? अल्फा बीटा का फर्क है। तो हम ये जानते हैं कि जब ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है तो हमेशा ये क्या होता है? बीटा होता है, और ये भी बीटा होता है। ठीक है, क्योंकि जो ये होते हैं 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बीटा होगा। किस ऑप्शन में है? दोनों पहले ही ऑप्शन में है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ये सही हो गया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लैक्टोज। ठीक है, जब कभी आप बायोमोलिक्यूल पढ़े होंगे तो वहां पे आप लोग पढ़े होंगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड जो होता है वो बेसिकली ओलिगोसेक्राइड में ही आता है। मोनो का मतलब जिसमें सिर्फ जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड। ठीक है, और ओलिगोसेक्राइड में मतलब जिसमें 2 से 10 तक के सेक्राइड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड। और 10 से ऊपर जिसमें हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड। तो लैक्टोज जो होता है हमारा डाइसेक्राइड होता है, और बेसिकली वो डाइसेक्राइड होता है, वो ओलिगोसेक्राइड के ही अंदर में आता है। जब भी ये ब्रेक होता है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, मतलब जब इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी में डाल के तोड़ते हैं, तो क्या होता है? ये जो होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है। किस में टूटता है बाबू? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए अब ये चीज यही फर्क होता है। जब भी कभी क्वेश्चन पूछेगा ना तो हम तो पढ़ ले कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटेगा। क्वेश्चन क्या पूछ दिया? अल्फा होगा कि बीटा होगा, डेक्स्ट्रो होगा कि लीवो होगा। ठीक, तो ये समस्या आती है। तो ये थोड़ा जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे ना, मैं पहले ही दिन बोला था सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वर्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्टिकल मतलब एक ही टॉपिक होगा, उसके एकदम डीप तक हम लोग जाएंगे, बहुत अंदर तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। डीप क्वेश्चन जिसे कहा जाता है कि डीप नॉलेज हमें चाहिए होगा। सिर्फ ये जानने से नहीं काम चलेगा कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज टूट जाएगा, लैक्टोज ना, हमें ये भी जानना होगा कि भाई अल्फा होगा, बीटा होगा, डेक्स्ट्रो होगा, लीवो होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर समझ लीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। चलिए भाई बताइए, मौका दिया जाए क्या? मौका दिया जाए क्या आप लोगों को? तो पता है आप लोगों को जो मोहर साल्ट होता है, मोहर साल्ट जो होता है ये स्पेशली पढ़ाया जाता है किसमें? डबल सॉल्ट में, डबल सॉल्ट में। तो डबल सॉल्ट जब हो गया बाबू तो ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया। ए जिसमें होगा काम खत्म हो जाएगा उसका, ए ए इसका काम खत्म हो गया। अब हमारा बचता है तीसरा और चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन में, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट। बना के देख लेते हैं, कोबाल्ट जैसा कुछ है और टेट्रा अमीन है। ठीक है, टेट्रा अमीन है और डाई एक्वा है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो है भाई, ये तो है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल सॉरी ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो ये है। तो ये बी तो है, तो बी तो है, ये वाला ऑप्शन तो हो सकता तो है। बाकी भी देख लेते हैं। कार्नालाइट, कार्नालाइट एक कंपाउंड होता है जो कि होता है KCl
ठीक है, MgCl2 और यहाँ पे होता है वाटर। ठीक है, ये जो होता है बाबू कर्नेलाइट, ये भी क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है। इसको भी हम लोग किस में पढ़ते हैं, डबल सॉल्ट में पढ़ते हैं। तो जब डबल सॉल्ट आ गया तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी को मेन हमें चेक करना है क्योंकि सी तो पहले से ही कटा हुआ है, अब हमें डी को चेक करना है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों ही डबल सॉल्ट हो गए। ठीक है, अगर हम यहां से इसको हटा करके वहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो गए, डबल सॉल्ट हो गए, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। बी और डी में हमें चेक करना है, तो ये पहला हमें मिल गया। दूसरा पोटेशियम फेरी साइनाइड। ठीक है, तो पोटेशियम CN6 साइनाइड को हम लोग ऐसे 6 में लिखेंगे, तब जाके मामला बनेगा और इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। हाँ, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो जी हाँ, बी और डी, तो ये वाला तो सिर्फ नहीं होगा क्योंकि ओनली बी तो नहीं होगा क्योंकि साथ में डी भी है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बी एंड डी ओनली, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हम लोगों को ढूंढना है, पता लगाना है। ठीक है, ऐसे हम लोगों को पता लगाना है कि क्या होगा आंसर भाई। अब दे दिया है क्वेश्चन, तो पहले तो मोहर साल पता होना चाहिए, कर्नेलाइट भी पता होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। तुक्का लगाने से तो काम चलेगा नहीं। इन दोनों को तो चलिए मान लीजिए, हाँ, इन दोनों का भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो पता होना चाहिए। नहीं पता रहा तो फिर बंटा रहा, मामला खत्म, खेला खत्म, खेला खत्म, पैसा आ जाओ कहा जाता है ना एक। ठीक है, तो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। 24 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, 24 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को ज्ञान देने का कोशिश करेंगे कि देखिए, कोई भी तैयारी है, तैयारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम क्रैक करना। तैयारी का मतलब ये है कि सीख लेना, नॉलेज देना। वो रहेगा आपके पास तो ये एग्जाम नहीं वो एग्जाम होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा तो जहां आप रहेंगे 4 लोगों के बीच में आप बोल पाएंगे, चुप होके नहीं बैठेंगे एटलीस्ट। या फिर जब भी आप बोलेंगे ना तो सामने वाला आपकी बात को आप ध्यान से सुनेगा। एटलीस्ट नॉलेज अगर आपके पास है तो सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। नॉलेज ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो जानकारी के लिए भी हम तैयारी करते हैं, जानकारी के लिए भी हम पढ़ाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक एग्जाम हमसे क्रैक ही हो जाए। मान लीजिए कि कोई कट ऑफ बना 250 नंबर पे, 250 नंबर पे कट ऑफ बना, 250 पाने वाला हो गया, क्वालिफाई कर लिया। अब 249 वाले की क्या गलती, लेट सपोज 249 एक नंबर से वो रह गया, तो वो भी तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ माइंडसेट रखता है, सेम स्टैंडर्ड आईक्यू रखता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर की वजह से मान लीजिए एक नंबर कम रह गया उसका, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ने में खराब है, उसका नहीं हुआ। मायने तो रिजल्ट रखता है, जरूर मायने रिजल्ट रखता है कि नहीं वो क्वालिफाई कर लिया आप नहीं कर पाए, मायने रखता है, लेकिन उन दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, तैयारी किए रहेंगे, जानकारी रहेगी आपके पास, तो आप जब भी कभी किसी के सामने बोलेंगे तो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपको एडमायर करेगा। तो इन सब चीजों के लिए भी हमें पढ़ाई करना जरूरी होता है। क्वेश्चंस हैं हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। सीयूईटी की तैयारी हमारी चालू हो गई है। इसमें हमें धैर्य बना के रखना, पहला चीज धैर्य, पेशेंस। दूसरा चीज हमें कंटिन्यूटी। ठीक है, और तीसरा चीज हमें डिसिप्लिन। ये 3 चीज आप अगर रखते हैं तो ही सब कुछ हो पाएगा। वो है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, तो वही बात है कि धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है और रिजल्ट की तरफ आगे जाना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, ये है आपकी लिस्ट फर्स्ट, सॉरी ये है आपकी लिस्ट फर्स्ट, ये है आपकी लिस्ट फर्स्ट, ये भी लिस्ट फर्स्ट, और ये है लिस्ट सेकेंड। ठीक है, तो मैच करना है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये ऐसे होना चाहिए था, ABCD होना चाहिए था, बट थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए, सिनेमल्डिहाइड पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा, फिर पूछ रहा है सैलिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, वेनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यही तो हमें बताना है। तो बेंजोफिनॉन तो इसमें से सबसे परिचित लग रहा है, और दूसरा परिचित लग रहा है सैलिसल्डिहाइड। अगर आप थोड़ा सा नहीं परिचित होंगे तो वो होंगे वेनिलीन और सिनेमल्डिहाइड से। है दोनों एनसीईआरटी के ही सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन ज्यादा हम लोग यूज कर लेते हैं बेंजोफिनॉन सैलिसल्डिहाइड, वो ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है या नेम रिएक्शन में कहीं ना कहीं आ जाता है, इस वजह से हम लोग इससे परिचित हो जाते हैं।
तो ये दोनों स्ट्रक्चर तो पहचान लेंगे आप लोग आसानी से। बेंजोफिनॉन मतलब एक कीटोन रहेगा जिससे 2 बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा, तो ये है हमारा बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन कहाँ पे है? डी। डी का क्या होगा? सेकेंड। तो हम लोग देखेंगे कि डी का सेकेंड किसमें है। ये जूम होगा क्या? चलिए ठीक है, डी का सेकेंड, डी का ये नहीं होगा, ये हो सकता है। अच्छा 3 हो गया क्या? चलिए एक तो ऑप्शन कैंसिल हुआ ना, एटलीस्ट एक तो ऑप्शन एटलीस्ट कैंसिल हुआ। सेलिसल डिहाइड को हम लोग जान रहे हैं, सेलिसल डिहाइड को हम लोग पहचान रहे हैं, पहले से नेम रिएक्शन में हम लोग कर चुके हैं। कब किए थे? याद होगा अगर आप लोगों को रीमन टीमन के बारे में, तो उस रिएक्शन में हम लोगों ने किया था। तो सेलिसल डिहाइड इसमें से हम लोग पहचान रहे हैं, ये वाला है हमारा सेलिसल डिहाइड। ठीक है, तो सेलिसल डिहाइड सी का क्या हो जाएगा? 4। सी का 4 किस में है? सी का 4 इसमें है, डी का सेकंड इसमें है। ठीक है, सी का 4 इसमें है, डी का सेकंड इसमें है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन हम लोग कैंसिल कर लिए, लाइफ लाइन मिल गई हमें। 2 ऑप्शन कैंसिल कर लिए, अब हमें 2 से बताना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिनेमल्डिहाइड और वेनिलीन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सिनेमल्डिहाइड होता है ना, वो सिनेमोन से मिलता है, और वेनिलीन जो होता है, जो आप लोग वेनिला आइसक्रीम खाते हैं ना, वही होता है। तो वेनिलीन के स्ट्रक्चर में बता दूं आपको कि ये है वेनिलीन का स्ट्रक्चर, और सिनेमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर वो ये है। ठीक है, तो सिनेमल्डिहाइड कुछ इस तरीके का होता है। आप लोग एक बार बुक उठा के देखेंगे, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ए का क्या हो गया? थर्ड। तो ए का थर्ड किसमें है? ए का फर्स्ट हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये तो गलत पहले से था, ये भी गलत था। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, हाँ बी का फर्स्ट, तो ये ऑप्शन सही हो गया। सी का 4 तो हम लोग किए ही थे, सी का 4 तो किए ही थे, डी का सेकंड भी किए थे, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया, यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया? ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, कॉमन नेम अक्सर पूछ लेता है। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, एक दे देगा और पूछेगा उसमें से स्ट्रक्चर कौन सा है, वैसे भी पूछता है। अब यहाँ पे लिस्ट बना के दे दिया है, थोड़ा और टफ कर दिया है क्वेश्चन को, तो यही है। पहले जब क्वेश्चन होते थे ना, तो इसी के बजाय जब क्वेश्चन पूछे जाते थे तो सिर्फ एक पूछता था सिनेमल्डिहाइड, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा ये, और इनमें से बताना रहेगा कि सिनेमल्डिहाइड कौन है, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता था। अब क्या है, सिलेबस कम हुआ है तो क्वेश्चन टफ होंगे, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा स्ट्रक्चर और ऑप्शन भी दे दिया, अब ये थोड़ा और कंफ्यूजिंग और टफ हो गया। ठीक है, तो यही होता है, सिलेबस तो वही रहेगा भाई, चीजें तो वही रहेंगी, कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनेंगे ना, ना ही कम ना ही ज्यादा, चीजें तो वही रहेंगी। ठीक है, तो उसी में थोड़ा सा डीप पूछ लेगा कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक है, पहले पूछता था कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, पहले मान लीजिए पूछ रहा है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हम बता दिया 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड। हाँ ठीक है 4 बॉन्ड बनाता है, चलो अब ये बताओ क्यों बनाता है। सिलेबस तो रिड्यूस तुम लोग करवा लिए सब इधर उधर करके, ठीक है, अब बताओ क्यों बनाता है। तो ये सब चीजें हमें जाननी होंगी, तो थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। तो ये वही चीजें हैं, डीप नॉलेज हमें चाहिए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर आजकल दुनिया में छाया हुआ है, सेमीकंडक्टर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है सेमीकंडक्टर, भाई पहचानना है। इतने रिसर्च चल रहे हैं सेमीकंडक्टर को पहचानने के लिए, आपको तो इन 4 में से ही पहचानना है, आपको तो इन 4 में से ही पहचानना है। सेमीकंडक्टर के लिए इतना सारा रिसर्च चल रहा है, कहाँ पे मिल जाए सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर कहाँ पे मिल जाए। इनमें से 4 में से अगर हम बात करें तो सिल्वर तो भैया ये तो कहीं ना कहीं मेटल हो जाता है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर नहीं हो सकता है, ये तो गुड कंडक्टर होता है, वेरी गुड कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर, गुड भी नहीं कहेंगे, वेरी गुड कंडक्टर कहेंगे। सेमी में कहा इसको डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन जो होता है ये बहुत ही अच्छा सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। और सिलिकॉन को हमें पता है कि ये मेटलॉइड्स भी है, तो यहां से ये भी हम सीख गए, मेटलॉइड्स भी है सेमीकंडक्टर भी है, तो सिलिकॉन हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी के बचे 2 ऑप्शन है, इनको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन है ये तो पॉलीमर है, और जो ग्लास है, कांच, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ये भी नॉन मेटल होता है, तो ये भी इंसुलेटर होता है। ठीक है, कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, और ये भी इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है टेफ्लॉन भी।
हम लोग टेफ्लॉन यूज भी करते हैं। टेफ्लॉन हम लोग यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं नहीं मालूम पता करिएगा। अरे भाई टेफ्लॉन हम लोग बर्तन में यूज करते हैं हीट प्रूफ के लिए, ठीक है। 26 क्वेश्चन हो गए। अच्छा ये थोड़ा सा मतलब समझ में आया ना, सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे पहुंचे, कहाँ मतलब पहुंचे किस तरीके से ऑप्शन पे। अच्छा किस तरीके से हम ऑप्शन पे पहुंचना बता रहे हैं, साथ में हम ये बता रहे हैं कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन हम अब ये नहीं बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं या कौन कौन से सेमीकंडक्टर नहीं होते हैं। ये सब जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, यहाँ पे करने लगे तो एक ही क्वेश्चन पे रिसर्च होने लगेगा। पता चले पहले हम सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ाएं, फिर बताएं कौन होता है सेमीकंडक्टर, फिर कौन नहीं होता है सेमीकंडक्टर, ये सब करने जाए तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन में आंसर तक कैसे पहुंचेंगे वो सीख रहे हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, विटामिन से क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल अगेन, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। विटामिन सी कौन है भाई, विटामिन सी हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग स्कर्वी के बारे में, ठीक है। विटामिन के क्लॉटिंग के लिए यूज होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है, पढ़ते आ रहे हैं पहले से हम लोग। डी ये जो होता है रिकेट्स के लिए यूज होता है, पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ए जो होता है विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस के लिए यूज होता है, ठीक है, विजन के लिए यूज होता है विटामिन ए। गाजर वगैरह हम लोग खाते हैं विजन बढ़ाने के लिए। तो विटामिन सी का स्कर्वी कहीं दिख रहा है क्या, स्कर्वी, अच्छा इसमें भी गड़बड़ हो गया है क्या, ये ऑप्शन थर्ड, ठीक है, और ये ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। तो ए का फोर्थ हमें किसी में मिल रहा है क्या, ए का फोर्थ तो इसमें मिल गया, ए का फर्स्ट ये नहीं होगा, ए का फोर्थ इसमें भी मिल गया, ए का थर्ड इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमें दो ऑप्शन मिल गए ए और सी, ठीक है। तो विटामिन के हम लोग क्लॉटिंग में यूज करते हैं, अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, रिकेट्स नहीं, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड की क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगी, किसकी वजह से, विटामिन के की कमी हुई तो बी का क्या हो जाएगा थर्ड, किसमें है बी का सेकंड नहीं होगा, बी का थर्ड सही, ठीक। सी चेक कर लेते हैं, डी रिकेट्स, डी का सेकंड, सॉरी सी है ना विटामिन डी, सॉरी सी का सेकंड, सी का सेकंड, ठीक है। डी विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ए का फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर लिए, हमें यह पता होना चाहिए कि किस विटामिन की कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो हम यहाँ पे पता लगा लिए कि किस विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा। पहले हमें पता चला कि सी जो होता है स्कर्वी के लिए होता है, अगर सी की कमी हुई तो स्कर्वी होगा, के की कमी हुई तो क्लॉटिंग जो होता है, क्लॉटिंग समझ रहे हैं, बायो वाले अच्छे से समझ रहे होंगे, जैसे कटवट गया कहीं पे तो जो ब्लड क्लॉट होता है, किसी किसी का बहुत देर से होता है, किसी का तुरंत क्लॉट हो गया खून नहीं बह रहा है, किसी किसी का बह जा रहा है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बैंडेज कराना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है भाई कि हाँ कितना कटा हुआ है, बट फिर भी किसी किसी का ज्यादा लगता है, किसी किसी का कम टाइम लगता है, तो वो विटामिन के उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। विटामिन के की कमी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगेन। लैंथेनाइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जनरली जो होता है वो ऐसे होता है, फिर 4F 5D 6S ऐसे करके होता है। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो 6S2 और 5D1 जनरली होता है, और इसमें 1 से लेकर के 10 तक होता है, 1 से लेकर के 14 कह देंगे, ठीक है। और ये जो डी होता है वो 0 से लेकर के 1 होता है, और ये जो होता है 0 से लेकर के 2 होता है, ये इसमें जनरली 2 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लैंथेनॉइड का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें अगर हम लोग कितना माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन 2 बाहर करते हैं तो भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। 3 बाहर करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी क्या, हाँ अगर 3 अगर बाहर कर देते हैं यहाँ से तो 2 यहाँ से बाहर होगा, 1 यहाँ से बाहर होगा। तो ज्यादातर जो लैंथेनाइड होते हैं, क्या पूछ रहा है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जनरली जिसमें ज्यादा होगा। तो लैंथेनाइड में अगर हम +3 कर देते हैं, कोई भी लैंथेनाइड है उससे अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे रहे हैं तो जनरली वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, +3 होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। मेमोरी बेस्ड कह सकते हैं या कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सब पे नहीं होगा इसीलिए ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पूरे लैंथेनाइड ग्रुप का
वो +3 होता है। ठीक है, चलिए कहाँ पे हम लोग आ गए हैं, 28 हो गया है। 29, लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज कोरिलेटेड विथ थायरोक्सिन, थायराइड जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और आपको पता है कि अगर इसका कमी हुआ, थायरोक्सिन का कमी हुआ, थायरोक्सिन का कमी हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर, ग्वाइटर घेंघा जिसे हम लोग कहते हैं, घेंघा कहते हैं। और घेंघा कब होता है, जब हमारे पास आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, तो तभी हमारा क्या होता है, घेंघा नामक रोग होता है। इसी वजह से क्या होता है, हाँ, थायरोक्सिन की कमी से ग्वाइटर होता है। और ग्वाइटर कब होता है, जब आयोडीन की कमी होती है। तो जब भी कभी अगर लो लेवल हुआ किसका, थायरोक्सिन का, तो आयोडीन डिफिशियंसी होगा, क्या होगा, आयोडीन की डिफिशियंसी होगी। ठीक, आयोडीन की डिफिशियंसी होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विद मेटल गिवन इन लिस्ट सेकंड। एन एलिमेंट विच कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो +8 किसका होता है, हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका +8 होता है, लेकिन अगर हमें इसमें देखना है तो वेनेडियम का होगा क्या, नहीं। क्रोमियम का होगा क्या, नहीं। ये +3 +4 में रह जाते हैं। ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम जो है इसका +8 होगा, ठीक है, ऑस्मियम जो है वो इसका +8 होगा। तो फर्स्ट का, अच्छा ये भी थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड किस में है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, एक ऑप्शन तो हमारा गायब हो गया। 3D ब्लॉक एलिमेंट दैट कैन शो अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की हम लोग बात करते हैं किसमें, 3D ब्लॉक एलिमेंट में। तो 3D में ये तो 1 2 में रह जाता है, ये भी 2 3 4 में रह जाता है। मैग्नीज जो है हमारा ये +7 तक जाता है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 4, बी का 4 किसमें है, इसमें है, इसमें भी है, बी का फर्स्ट इसमें आ गया, गलत। दो ऑप्शन हमारे कट गए, लाइफलाइन हम लोग ले लिए जिनमें से दो खत्म कर दिए, दो बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, 3D ब्लॉक एलिमेंट विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, 3D ब्लॉक एलिमेंट विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, क्रोमियम का होता है, ठीक है, क्रोमियम का होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ये वाला सही है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। क्या होगा, क्रोमियम का सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्या हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, 3D ब्लॉक एलिमेंट विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया। अच्छा, ऑप्शन भी लगा लिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही किया हम लोग, सेकेंड। ए का थर्ड, एक बार मैच कर लेते हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, सी 3D ब्लॉक एलिमेंट विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, क्रोमियम का होगा, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद डी जो है वो फर्स्ट होगा, डी जो है वो सेकेंड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। यहाँ पे हमारा सही सॉरी, थोड़ा सा मौसम की वजह से हाँ, तो ये हो गया हमारा 30 क्वेश्चन हो गए, और आज का समय भी थोड़ा सा समाप्त होने को है, और मेरा गला भी बैठ गया है, ठीक है। तो यहां तक अभी हम लोग क्वेश्चन कर लिए। देखिए, क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं, हम यहाँ पे आते और जितना भी आंसर है इसका कि 30 का सेकंड होगा, 29 का फर्स्ट होगा, 28 का फोर्थ होगा, ऐसे बता के चले जाने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि हम अप्रोच करना सिखा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन हम पूरा पढ़ रहे हैं, फिर हम कैसे कैसे उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी हम बता रहे हैं आपको। पहले हम क्वेश्चन पढ़े, आंसर पढ़े, और इसमें कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका भी हम सिखा रहे हैं आपको। ये नहीं कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर ये होगा, मिला लीजिए, ऐसे आंसर थोड़ी हमें बताना है, सिर्फ अप्रोच बताना है, ठीक है। कैसे हम लोग उस आंसर तक पहुंचेंगे, आंसर तो ठीक है, आंसर तो कहीं से भी हमें पता चल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद, अच्छा, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, और
जो बाकी के बचे क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। और अब हम स्टार्ट कर देंगे अपनी थ्योरी भी, यहाँ से अपनी जो जर्नी है थ्योरी के वो स्टार्ट कर देंगे। केमिस्ट्री बेसिकली हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे और जो केमिस्ट्री की चीजें हैं उसको अच्छे तरीके से सीखने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल जो रैंकर एजुकेयर का ऐप है वहां से आपको ये सारी हेल्प मिलती है। जो रैंकर एजुकेयर का ऑफलाइन बैच है उसमें आपको ये सारी बुक्स वगैरह मिल जाती हैं जो कि काफी हेल्पफुल होती हैं और एकदम टू द पॉइंट और काफी प्लान ये बुक्स जो होती हैं वो लिखी जाती हैं, प्रिंट किया जाता है। तो ये बुक भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से रैंकर एजुकेयर से, ठीक है। और काफी मतलब स्पेशल बुक्स हैं ये, ठीक है। ये कुछ स्पेशल बुक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, उम्मीद जारी रखें, मेहनत जारी रखें, डिसिप्लिन कंटिन्यूटी बरकरार रखें और जुड़े रहें रैंकर एजुकेयर्स के साथ। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।